अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, स्टैमरिंग के बारे में हम सबको मालूम है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक शख्स रवानी के साथ फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, जिसमें एक शख्स साफ नहीं बोल सकता, उसे बोलने में दिक्कत होती है और बाज़ अल्फाज में उसका ज़ुबान अटकता है, उसका ज़ुबान ब्लॉक होता है। स्टैमरिंग के बारे में बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। बाज़ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जो पेरेंट्स से औलाद को मुंतकिल होती है। बाज़ ये कहते हैं कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है। बाज़ मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि स्पीच और लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए दिमाग में जो पाथवे होती है, स्टैमरिंग में ये पाथवे चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, स्टैमरिंग कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है, इसमें टिश्यू डैमेज या इन्फ्लेमेशन नहीं होती। ये एक बुरी आदत है और इस बुरी आदत को हम सही प्रैक्टिस, फोकस और इंक्रीज विल पावर के ज़रिए दूर कर सकते हैं और हमें इस बुरी आदत को छोड़कर स्पीच की एक नई आदत को अपनाना होगा। तो दोस्तों, स्टैमरिंग के मसले को हल करने के लिए हमें इसके मैकेनिज़्म को समझना लाजमी होगा। जैसा कि जब कोई नई बीमारी आती है तो जब तक उस बीमारी के मैकेनिज़्म के बारे में हम नहीं समझेंगे तब तक हम उस बीमारी का इलाज डिस्कवर नहीं कर सकते, उस बीमारी का इलाज हम ईजाद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, स्टैमरिंग के मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमें नॉर्मल स्पीच के मैकेनिज़्म को समझना होगा और हमें ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म को समझना होगा, क्योंकि ब्रीथिंग और स्पीच का आपस में बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, स्पीच और ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग में जो अहम मसल इन्वॉल्व होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं, जो कि यहाँ मौजूद होता है। डायफ्राम जब कंट्रैक्ट होता है तो ये नीचे जाता है और इसी दौरान हमारे जो रिब्स हैं ये आउटवर्ड आते हैं। डायफ्राम जब नीचे जाता है, रिब्स जब बाहर आते हैं, तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और लंग्स के इर्द गिर्द स्पेस ज़्यादा हो जाता है। तो हवा जो है हमारे मुंह के ज़रिए लंग्स में दाखिल होता है और लंग्स की वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो वो ऊपर आता है और इसी दौरान रिब्स बैकवर्ड जाते हैं तो थोरेसिक कैविटी छोटा हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी छोटा हो जाता है तो लंग्स पर प्रेशर बढ़ता है और लंग्स पर जब प्रेशर बढ़ता है तो हवा मुंह के ज़रिए बाहर निकलता है। ये जो थी ब्रीथिंग की बेसिक मैकेनिज़्म। और अभी हम स्पीच के मैकेनिज़्म की तरफ बढ़ते हैं। स्पीच में जो मेन मसल है वो डायफ्राम है, वोकल कॉर्ड है और आर्टिकुलेशन के लिए लिप्स और टंग के मसल्स हैं। डायफ्राम नॉर्मल स्पीच में रिलैक्स होती है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो वोकल कॉर्ड के नीचे एयर प्रेशर बढ़ जाता है। इस एयर प्रेशर के बढ़ने की वजह से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो टंग हरकत के ज़रिए उस आवाज़ को अल्फाज में तब्दील करता है। तो दोस्तों, ये थे ब्रीथिंग और नॉर्मल स्पीच के मैकेनिज़्म। अभी हम स्टैमरिंग के मैकेनिज़्म की तरफ बढ़ते हैं।
स्टैमरिंग में डायफ्राम रिलैक्स होने के बजाय कंट्रैक्ट होता है। इसकी मेन वजह फियर है। हम जो स्टैमरर होते हैं उनमें अक्सर ये मसला होता है। फियर की वजह से डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट होता है और वोकल कॉर्ड के नीचे एयर प्रेशर कम होता है, तो वोकल कॉर्ड फंक्शनल नहीं होते, वो डिसफंक्शनल होते हैं। उसकी वजह से आर्टिकुलेशन में मसला होता है, उसकी वजह से हम साफ नहीं बोल सकते, हम फ्लुएंटली नहीं बोल सकते और हमें ब्लॉकेड होते हैं, यानी मुख्तलिफ अल्फाज पर हमारी ज़ुबान ब्लॉक हो जाती है। तो दोस्तों, हमें अगर स्टैमरिंग के मसले को हल करना है तो हमें फियर को दूर करना होगा, डायफ्राम को रिलैक्स रखना होगा, वोकल कॉर्ड को फंक्शनल बनाना होगा और हमें आर्टिकुलेशन के मसले पर काबू पाना होगा। तो इंशाअल्लाह इन मसाइल पर हम कैसे काबू पा सकें, उन मसाइल को हम कैसे दूर कर सकें जिनकी वजह से डायफ्राम कंट्रैक्ट होती है, वोकल कॉर्ड डिसफंक्शनल होते हैं और आर्टिकुलेशन में मसला होता है। जिन मसाइल की वजह से स्टैमरिंग होती है उन मसाइल पर काबू पाने के लिए चंद टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स के बारे में हम इंशाअल्लाह तफसील के साथ अगली वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।